बात है? अरे हटाओ उड़ाओ। ज्योति शुक्ला कौन है? कौन है ज्योति शुक्ला? कौन है तू? पकड़ो उसको। अरे उसको पकड़ो उसको, पकड़िए ना। देखो चल चल चल, पूरी तलाशी लो, निकालो सबको। अरे लेकिन हमारी बेटी ने किया क्या है? और ये लोग तो हमसे मिलने अभी अभी आए हैं। तेरे से मिलना है? चल बुढ़ाओ, हमने क्या किया? अबे चकला चलाता है, हमने क्या किया? चल। अरे चकला चलाता है, क्या कर रहा है? चल सारा क्या है? सरकारी तनख्वाह देंगे तुझे, चल चल। अब लोग आखिर ऐसा क्या जुर्म किया था ज्योति ने जो पुलिस उसे पकड़ने आई, और वो भी पूरे दल बल के साथ? 3 साल पहले यही ज्योति एक सीधी सादी सुशील लड़की थी। उसके सपने भी बड़े साधारण और छोटे से थे, एक सामान्य शांत जिंदगी। और हर मध्यम वर्गीय माँ बाप की तरह ज्योति के माता पिता भी उसकी ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए एक अच्छे और योग्य वर की तलाश कर रहे थे। लेकिन भाग्य ज्योति के लिए कोई और ही कहानी लिख रहा था। इसमें आप माताजी विद्या बालन लगेंगी, विद्या बालन। अच्छा है। लाल रंग नहीं, हम लाल साड़ी नहीं पहनेंगे। ये देखिए दूसरी वाली। वो देखिए रोशनी के माई बाबूजी। चलो मिलके आते हैं, आओ। बेटा तुम साड़ी देखो, हम मिलके आते हैं। जी। वैसे भी दुल्हन के शादी के जोड़े का रंग तो लाल ही होता है ना? ये भी अच्छी है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते अंकल। नमस्ते। अच्छा, वो पंडित से बात हुई थी, उन्होंने पत्री मिला लिया है, सब गुण मिल गया है। वो तो ठीक है कैलाश भाई, एक बार बिटिया से मिलवा देते तो मन को तसल्ली हो जाए। वो रही बिटिया। आइए मिलवा देते हैं। चलिए आइए आइए आओ। ज्योति, रंजीत के पापा। नमस्ते बेटा, खुश रहो। मम्मी भाभी कितनी अच्छी है ना? बदमाश कहीं की। लो रंजीत बेटा भी आ गया। कैलाश जी, आपका परिवार से मिलके बड़ा खुशी है। आप रिश्ता पक्का समझिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपका। साहब ठंडा का पैसा। अरे बेटा क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब हमारी दुकान में बैठे और तुम बिल तो हम ही देंगे ना। जाओ हमारे अकाउंट में लिखो। क्षमा कीजिए सर, नया लड़का है। ये हमारा बेटा है, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। माँ हाँ, यहाँ रखता हूँ। और तुम भोजन की व्यवस्था कर लो। नहीं कैलाश जी, भाभी जी ने भोजन को रहने दीजिए। अरे ये चाय लीजिए। शुक्रिया। देखिए हम लोग मामूली हैसियत के आदमी हैं, सरकारी मेरी नौकरी है, उसी से हमारा घर चलता है। अब हमारी हैसियत देख के जो मांगना है वो मांगिएगा। कैलाश जी, आपने अपने बेटा का दिल्ली शहर में पढ़ने के लिए भेजा है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी हैसियत कम है। अरे भाई, आपने अपने बेटा को ज्ञान दिया है, उसे शिक्षित किया है, ये क्या कम हैसियत की बात है? आज का युग में पढ़ाई लिखाई इतना महंगा हो गया है कि एक मामूली पिता के लिए अपने बेटा को दिल्ली जैसे शहर में भेजना नामुमकिन। जहां तक लेन देन का बात है तो हमका कुछ नहीं चाहिए। शादी ब्याह में जितना खर्च हो बस वही दे दीजिएगा। आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह में आजकल इतना खर्चा है कि 5-7 लाख तो आम बात है। इतना तो आप हैसियत रखते हैं ना, आप बस एक भी दिन का देर किए बगैर शादी का मुहूर्त निकलवा दें। जी जी, बहुत अच्छा। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। बाबूजी कहाँ? अब खाने पीने के व्यवस्था का बात छोड़िए, ये बताइए हम इंतजाम करने को कहे थे, वो हुआ कि नहीं? सारा इंतजाम हो गया, ये लीजिए पूरे 5 हैं। अरे समझी जी, हम अभी के अभी करने को नहीं कहे थे, विदाई के बाद भी दे सकते थे। अब ले ही आए हो तो दीजिए, गिन लीजिए। अच्छा समझी जी, अब आप जाइए, मंडप में आपका इंतजार हो रहा होगा।
अब आप कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। ओ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरितास। माफ करना, देर हो गई। कमबख्त कहा करें, पुलिस का नौकरी ही ऐसा होता है, सुहागरात का भी टाइम नहीं मिलता। हम समझ सकते हैं, माफी मत मांगिए, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। अच्छा लगा सुनकर। हम बस अभी अपनी वर्दी बदल के आते हैं। ये देखिए, अरे भलाई का तो जमाने नहीं रहा। हमें तो यूं ही कह दिया था कि हमें शादी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये 1000 रुपए वाला साड़ी दिया है हमको। ऐसा होता है कभी? ये लीजिए, भाभी की हाथ की बनी पहली चाय लीजिए और बताइए इनके हाथ में कितनी कला है। लीजिए। अरे भाई, सास का ख्याल ना रखा तो क्या हुआ, बेटी का ख्याल तो रखा है। हाँ भाई, आखिर बेटी तो अपनी ठहरी, ससुराल वालों को कौन पूछ रहा है आजकल। सास ससुर तो जैसे कुछ रह नहीं गए। सही। आज तुम्हारे साथ बाहर खाना खाने का मन था, इसलिए छुट्टी लिए है। क्या कर रहा तू? पहचानता नहीं है? सॉरी सर, माफ करना, नया लड़का है, पहचान नहीं पाया। चलो जाओ काम पे। ये आपसे पैसे क्यों नहीं लिए? बस ऐसे ही इज्जत करता है हमारी, और आज पहली बार तुम्हारे साथ यहाँ पे आए हैं ना, तुम्हारे सम्मान में नहीं लिए। अब तुम हमारी नहीं बल्कि पूरे शहर की बहू हो। चलो। ऑटो। अरे देखो, देखो, अरे पकड़ो उसे, अरे पकड़ो अरे मारो उसे, पकड़ो, अरे मार दे उसको, अरे पकड़ उसे, अरे पकड़ो उसे। ये देखिए, का छपा है अखबार। हुआ घंटा घर में एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या, कोई सुराग नहीं मिला, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। अभी तक उसी घटना के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, इतने सारे लोग थे वहाँ, कोई चश्मदीद गवाह कैसे नहीं मिला? आप और हम भी तो थे। अरे हमारे वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी पुलिस वालों की गवाही का कोई मान्यता नहीं है। हाँ, ये बात तुम कह सकते हो कि वो वक्त हम ड्यूटी पे नहीं थे, और अगर हम ड्यूटी पे होते तो का बच जाता हमारे हाथ से। पर हम तो थे ना, हम गवाही दे सकते हैं। देखो, ये सब जो है ना कानूनी दाव पेच, इन सब में ना ही फंसो तो अच्छी बात, वरना बेकार में पुलिस की कार्रवाई में फंस जाओगी। और अगर एक बार कोई पुलिस की कार्रवाई में फंस जाता है ना, तो ये समझ लो कि वो फंसता ही चला जाता है। इसलिए कह रहे हैं तुमसे, छोड़ दो ये सब बात और भूल जाओ उसे, ठीक है? भाभी जी नमस्कार। भैया जी नहीं है का? आप इतने घबराई हुई काहे हो? हम तो आपके लिए और भैया जी के लिए मिठाई का डब्बा लेके आए थे, लेकिन लगता है वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, आप लीजिए तो। अरे लीजिए ना, ये दे दीजिएगा भैया जी, सब समझ जाएंगे। अच्छा भाभी जी हम चलते, प्रणाम।
तुम भी काहे नहीं खा लेती? जी हम बाद में खा लेंगे। दिन में कोई आया था क्या? जी। कौन? वो बाजार में आदमी जो चाकू मार दिया था, वो मिठाई का डब्बा लेके आया है। कहाँ रखी हो मिठाई का डब्बा? फ्रिज में। एकदम बेवकूफ, मिठाई का डब्बा कोई फ्रिज में रखता है क्या? अरे बताइए तो क्या बात है? हुआ था? इतना सारा पैसा ये कहाँ से आया? चुप रहो, ये ऊपर की कमाई है। ये आप ठीक नहीं कर रहे। कहाँ ठीक नहीं कर रहे? एक अपराधी से घूस लेना ये सही बात नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सब गलत सही का पाठ हमारे सामने पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझी? और अगर ये सब नहीं करेंगे तो इस घर की पूरी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? और वैसे भी तुम्हारे बाबूजी ने तो कुछ दिया ही नहीं। और एक बात मालूम है तुम्हें कि सरकारी नौकरी वाले लड़के का क्या रेट चल रहा है मार्केट में? 10 लाख रुपए से ऊपर, और ऊपर से महंगी सी महंगी गाड़ी अलग से। तुमने जरा सी शराफत का दिखा दी, तुम्हारे बाबूजी ने तो भेज दिया तुम्हें यहाँ पे एकदम खाली हाथ। ये भी नहीं सोचा कि कम से कम दामाद जी को एक मोटरसाइकिल तो दे दे। अब पुलिस वाले हैं, मोटरसाइकिल का इंतजाम तो खुद से ही करना पड़ेगा। एक बात आप उनसे कह के तो देखते। कह रहे हैं ना, क्या कह दो उनसे? आने के टाइम दिमाग खराब। समधी जी, चाय तो पीजिए। नहीं समझी जी, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी। छोटा सा तोहफा है, बाहर मोटरसाइकिल आपके लिए खड़ी है। समधी जी, इसका क्या जरूरत था? जी, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना। EMI पे लिया है, धीरे धीरे पैसा देते रहेंगे। अच्छा इजाजत दीजिए। बेटी, किसी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो निसंकोच कह देना। खुश रहो बेटी। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर कैलाश और ज्योति ने तभी अपना हाथ खींच लिया होता, रंजीत की पहली ही मांग को ठुकरा दिया होता, मना कर दिया होता, तो शायद वो सब ना होता जो हुआ। लेकिन उस वक्त ज्योति को कहां पता था कि रंजीत सिर्फ मोटरसाइकिल से खुश नहीं रहने वाला। ये तो बस मांगों की शुरुआत थी। रंजीत की माँ, ओ रंजीत की माँ, अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। बात क्या ये तो बताओ। अरे पहले मिठाई तो खाइए, अपनी रोशनी का रिश्ता पक्का कर दिया है। बाबूजी पानी। अरे बहू तुम भी मिठाई खाओ, तुम्हारी ननद का रिश्ता पक्का हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है बाबूजी। पर बेटा एक बात है, ये खुशी तो तुम्हारे पिता के सहयोग से पूरी हो सकता है। उनसे कहो 5 लाख का इंतजाम करें। अगले महीने की शादी है। बाबूजी इतने कम समय में 5 लाख? कम समय कहाँ हुआ बिटिया, कितना समय हो गया, कभी हमने मांगा कुछ तुमसे हैं? ये तो हमारी भल मानसत है कि हमने ये कह दिया था कि जितना खर्चा हो उतना दे देना। पर उन्हें तो सोचना चाहिए था ना। तुम सोचो, अब हमें अपनी बेटी के ससुराल में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे पिता की तरह तो है नहीं कि खाली हाथ विदा कर दे अपनी बेटी को। लीजिए, सुनिए। बोलो। वो बाबूजी हमसे कह रहे थे कि हमारे मायके वालों से 5 लाख रुपए मांगे रोशनी की शादी के लिए। क्या हुआ, 5 लाख ही तो मांगे, 50 लाख नहीं ना। और एक बात और सुन लो, इस बार फोन वोन मत करना, आमने सामने बैठ के बात करना। और कल सुबह हम तुम्हें खुद छोड़ देंगे, तो खाली हाथ मत लौटना, समझी? खुश रहो बेटा। चलिए अब हम चलते हैं। बेटवा तुम भी रुक जाते। हाँ जी, रुकने का तो बहुत मन था, लेकिन आप तो जानती हैं कि रोशनी की शादी की तैयारी करनी।
लेकिन ज्योति का बहुत मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का, इसलिए ड्यूटी में से टाइम निकाल कर चला है छोड़ने की। अच्छा क्या बेटा। जी प्रणाम। जी। अरे अम्मा आप भी ना जाओ, जाके आराम करो, हम बना देते हैं। बिटिया आराम तो करते ही रहते हैं। तू आई है ना तो सोचा थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दें, तुझे बहुत पसंद है ना। क्या बात है बिटिया? नहीं अम्मा, कुछ भी तो नहीं। अम्मा तेरे कंगन कहाँ गए? विशाल का एडमिशन कराया था ना MBA में, इसीलिए। घर की हालत देखकर ज्योति अपने माता पिता से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई और कुछ दिन बाद खाली हाथ ही ससुराल वापस लौट गई। कहा था तुझे खाली हाथ मत आना। कितने परेशान है, कैसे पैसे मांगती है। मेरे पिताजी की परेशानी दिख रही है तुझे? हमारा दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? इस तरह कोई बहू को मांगता है? जिंदगी खराब हो गई हमारी इससे ब्याह करके। आती पहनती हमारे घर का है और फिक्र करती है अपने घर की। अरे वो घर भी तो उसी का है। तुम यहाँ से निकलो, बाहर निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। एक 5 लाख रुपए दिए बिना काम नहीं चलेगा। वो चाहे खुद को बेच के दे या अपने घर को, लेकिन 5 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि घर में पैसे के लिए क्लश होते हुए मैं नहीं देख सकती, समझे? और फिर मायके जाके इस बार पैसे लेके जरूर आना, वरना ठीक है? उतरो और यहाँ से अकेले ही अपने घर पे जाओ। रोज रोज घर पे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, और इस बार खाली हाथ मत आना, समझी? अपने पिता की मजबूरी को समझते हुए ज्योति अपने घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माँ बहुत भूख लगी है, फटाफट खाना लगाओ। मुझसे क्या मांग रहे हो? जाओ उस करमचली से मांगो। क्या हुआ? हाँ हुआ, ड्यूटी जाते समय तुम उसे मायके छोड़ रहे थे ना, वो करमचली फिर खाली हाथ लौट आई घर पर। प्यार से समझाए थे ना तुम्हें, लगता है तुम्हें समझ भी नहीं आया। बाबूजी के पास पैसे नहीं है, कहाँ से मांगे हम पैसे उनसे? इस बाबूजी की इतनी तारीफ कर रही है ना, उसी के घर में जाकर रहे, समझी? चल। कहाँ लेके जा रहे हैं? चल। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बाबूजी, बाबूजी, हम नहीं। रोशनी, बैग लेकर क्या उसको? बाबूजी कुछ तो बोलिए, हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है बाबूजी। हम नहीं जाएंगे कहीं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। अब तुझे इस घर में तब तक जगह नहीं मिलेगी तब तक तू पैसे लेकर के नहीं आता। चलो अंदर। चलो। पूरी रात और फिर पूरे दिन ज्योति अपनी ससुराल के बाहर बैठी रही, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं आने दिया। और आखिरकार अरे इसे क्या हो गया है? अरे तिवारी जी की बहू इतना रात को बाहर काहे बैठी है? इतनी रात को घंटी किसने बजाई?
मैं देखता हूँ। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। ज्योति, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे ज्योति के बापू, इधर आइए जल्दी से। वो ज्योति, ये रात को इतनी लहक के साथ में? उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हाँ? 5 लाख रुपए की मांग करते रहे, हम आपको बता नहीं सके। हम 2 दिन से घर के बाहर बैठे थे, हमें घर के अंदर नहीं लिया देखिए, ये घरेलू हिंसा का मामला तो बनता है और दहेज उत्पीड़न का भी मामला बन सकता है। अच्छा, आपके पास ये मोटरसाइकिल का कोई बिल वगैरह तो होगा ही? है इंस्पेक्टर साहब, बिल है। लेकिन एक समस्या है। समस्या? वो क्या? देखिए, एक तो ये मामला जो है वो डिपार्टमेंटल है और दूसरा ज्योति का जो ससुराल है वो धर्मपुरा थाना के अंतर्गत आता है जी। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने थाना से धर्मपुरा थाने को एक इंक्वायरी लेटर भेज सकते हैं, ठीक है? और आगे का जो भी कार्रवाई होगा वो धर्मपुरा थाना ही करेगा। बेटी रो क्यों रही है? अरे देखिए, इसमें रोने का कोई जरूरत नहीं है और ना डरने या परेशान होने की जरूरत है। अरे हम है ना, और कानून आपके साथ है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं। आओ बेटी। पुलिस कार्रवाई करने से पहले एक बार उन लोगों से बात तो कर लेते। अरे बात पैसा का होता तो हम उनसे बात कर लेते, पर उन्होंने हमारी बेटी के साथ में मारपीट किया और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विशाल को खबर भिजवा दिए, कल तक वो आता होगा। हमारी बेटी के साथ में जो किया है ना, उसकी सजा हम उन्हें दिलवा के रहेंगे, समझे तुम? क्या हुआ मिश्रा जी? अरे तिवारी जी, बड़ेजा थाना से आपके लिए नोटिस आया है। नोटिस? क्या हुआ? लगा? नहीं अम्मा, फोन बंद आ रहा है। विशाल का ट्रेन तो कब का आ चुका होगा, बंद काहे कर रखा है? तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबूजी गए हैं ना स्टेशन, हो सकता है दोनों साथ आ रहे हो। लो, आ गए। आप अकेले? विशाल कहाँ है? विशाल का कुछ पता नहीं चला। मैं बहुत डर लग रहा है बाबूजी, कोई कुछ विशाल इतना लापरवाह तो नहीं है ना? हमें पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए बाबूजी, जल्दी चलिए। आप लोग विशाल शुक्ला के घर से आए हो? पता आपके बेटे ने क्या किया? 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा हमने आपके बेटे को धर्मपुरा गांव से। कल तक इस केस को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले करना पड़ेगा हमें। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा कुछ सीधा नहीं है आपका बेटा, 4 गवाह है। अंदर जा, अंदर जाके बैठ। मुझसे मिल सकते? हाँ जाइए, मिलिए। हम कुछ नहीं किए हैं बाबूजी, कुछ नहीं किए हैं। हम स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तभी इन लोगों ने हमें पकड़ लिया और हमारे पास कोई गांजा वांजा नहीं था। हम काहे करेंगे ऐसा? और हम काहे जाएंगे धर्मपुरा चौक? हम तो स्टेशन पर थे, छपरा स्टेशन पर। हम सच कह रहे हैं बाबूजी। आप लोग हमारे भाई को बहुत गलत तरीका से गिरफ्तार किए। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत डोज दिए हैं, देखने को मिला ही होगा। आखिर क्या दुश्मनी है आपके हमारे भाई से? किस बात का सजा दे रहे हैं उसे? ये बात तुम अच्छे से जानती हो। 5 लाख रुपए क्या मांग लिए तुम लोगों से? पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए तुम लोग, नोटिस भिजवा दिया हमारे नाम का। अब हम भी देखते हैं। ये जो तुम्हारे बाबूजी है ना,
अपनी बिटिया के लिए 5 लाख का इंतजाम तो कर नहीं पाए, अब अपने बेटे के लिए 2 लाख का इंतजाम कैसे कर लें? इंतजाम करवाओ, फिर छोड़ देंगे तुम्हारे भाई। जाओ। चलिए बाबूजी। विशाल शुक्ला का केस मेरे ही अंडर में है, नारकोटिक्स का मामला है। अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, पूछताछ चल रही है, तो जमानत तो हो ही नहीं सकती है। जमानत तो तभी होगी ना जब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, किसी गलत केस में आप किसी को ऐसे रिमांड पर नहीं ले सकते, मालूम है ना आपको? गलत केस? किसने बोल दिया गलत केस? गवाहों के बयानों की कॉपी है मेरे पास, जब्त किया हुआ गांजा है सबूत के तौर पे। ये देखिए, फाइल देखिए आप। ऐसी थोड़ी। बाबूजी थोड़ा आराम कर लीजिए, हम पानी लेकर आते। तुम? प्रणाम बाबूजी। वकील के पास जाके अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। हम तुम्हारी कोरी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मालूम था हमें कि तुम्हारे भेजे में तो बात घुसने वाली है नहीं, इसलिए हम तुम्हारे बाबूजी से मिलने चले आए यहाँ पे। शायद ये हमारी बात समझ जाए। बाबूजी, अब 2 लाख से तो बात बनने वाली है नहीं। बेटा, तुम जो भी कहोगे वो हम सब करने को तैयार। बस हमारे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकाल लो। देखिए बाबूजी, आपके बेटे के 5 लाख और आपकी बिटिया को ससुराल ले जाने के 5 लाख, 10 लाख का इंतजाम करिए, काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम 10 लाख का इंतजाम कर देंगे। हम अपना ये मकान बेच देंगे, लेकिन हमारे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालो। देखा कितने समझदार हैं तुम्हारे बाबूजी, लेकिन तुम्हारे इस होशियार दिमाग ने तो इनके 5 के 10 लगवा ही दिए हैं। बस बाबूजी, आप 10 लाख का इंतजाम करके फटाफट से थाने पहुंचिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक हम इस केस को अपने हाथ में नहीं रख पाएंगे। ठीक बेटा, प्रणाम। प्रणाम। सर हमारी बात सुन लीजिए, आप जो कहेंगे वही होगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। और सर मेरे भाई को छोड़ दीजिए ना। अरे आप जाइए और जाके तिवारी जी से ही बात कीजिए, जाइए। सर केस तो आप हैंडल कर रहे हैं ना सर। आपको जितना चाहिए उतना आपको मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है, केस बहुत आगे निकल गया है, फिर भी 3 लाख रुपए, 3 लाख मुझे दे दो, काम कर दूंगा तुम्हारा। साहब सिर्फ आपके लिए चाहिए तो 3 लाख से थोड़ा कम कर दीजिए ना साहब। सिर्फ मेरे अकेले को थोड़ी मिलना है। वो 4 लड़के जिन्होंने झूठी गवाही दी थी कि तुम्हारे भाई को धर्मपुरा के चौक पे देखा था, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। 20-20 हजार रुपए एक को देने पड़ेंगे, मतलब 80,000 रुपए। और वो सबूत के तौर पे जो गांजा तो भी तो गायब करना पड़ेगा ना, कम से कम उसका 50,000 रुपए देना पड़ेगा। 1,30,000 रुपए हो गया, और बाकी के कुछ पेपर्स इधर उधर करने पड़ेंगे, उसके 70,000 रुपए। 2 लाख रुपए तो ये हो गए, और फिर ये और डाल लोगे इनको। चलो 20,000 रुपए में निपटा दो, तो मुझे क्या मिलेगा? 80,000। इतना तो हक बनता है ना मेरा। और वैसे भी आप पुलिस वाले की बीवी है, आपको तो सारा गणित पता होगा, है क्या नहीं? जी सर, आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो तुम्हारा भाई भी छूट गया। धन्यवाद साहब। जय हिंद। हमारे पति पुलिस में हैं और हम पर काफी समय से दहेज का दबाव डाला जा रहा है। जब हम दहेज न दे पाए तो उन्होंने हमारे भाई को झूठे जुर्म में गिरफ्तार करवा लिया। हम थाने गए थे उसे छुड़वाने, पर पुलिस वालों ने उल्टा हमसे ही पैसे मांगे। आप खुद सुन लीजिए। ठीक है, फिर भी 3 लाख मुझे दे दो, काम कर दूंगा तुम। आप चिंता मत करिए, हम सब देख लेंगे। धन्यवाद। पुलिस का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस का अत्याचार
लोगों को। अगर शांति से आप लोग नहीं गए सबके सबको अंदर कर दूंगा मैं। हम सबके सब अंदर जाने के लिए तैयार हैं, पर सबसे पहले झूठा केस बनाने के इल्जाम में आपको अंदर करने के बाद। ज्योति जी, क्या है ये पूरा मामला, कुछ बताएंगी इसके बारे में? जी हाँ, हमारे भाई को पुलिस वालों ने छपरा स्टेशन से उठवा लिया गांजा रखने के नकली जुर्म में। उसके बाद जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे उसे छुड़वाने के लिए पुलिस वालों ने हमसे 3 लाख रुपए की मांग। यकीन नहीं आता आपको? सुनिए। ठीक है, फिर भी 3 लाख मुझे दे दो, काम कर दूंगा तुम। और बाकी के कुछ पेपर्स इधर उधर करने पड़ेंगे, उसके 70,000 रुपए। 2 लाख रुपए तो यही हो गए, और फिर ये और डाल दोगे इनको। चलो 20,000 रुपए में निपटा। मुझे क्या मिलेगा? 80,000। किसी किस्म की दुश्मनी तो नहीं है आपकी इन लोगों से? ये सब रंजीत तिवारी का किया धरा है। दहेज ना दे पाने की सजा दे रहा है वो हमें। जब मारपीट कर भी तसल्ली नहीं हुई तो हमारे भाई को अंदर करवा दिया झूठे केस में। मीडिया की मदद से इस खबर ने आग पकड़ ली। इंस्पेक्टर रंजीत और सब इंस्पेक्टर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अदालत ने विशाल को अब भी रिहा नहीं किया। अरे यार, इतना देर से फोन बज रहा है तो लोग उठा नहीं सकते हो? हेलो जी जी, हाँ तो हम अपना टीम के साथ रास्ते में ही मिल लेंगे। हाँ, हमारे साथ महिला पुलिस भी होगा। ठीक है मुकेश। जी सर। धर्मपुरा की पुलिस एक घर में छापा मारने जा रही है और केस भी उन्हीं के इलाके का है। तुम फौरन जीप निकालो, चलो। तानात है। अरे बस बस बस। क्या लगा तुझे ये सब इतना आसान है? क्या हुआ हमारा? हा? हमारे वकील साहब ने ये साबित कर दिया कोर्ट में कि वो रिकॉर्डिंग वाली आवाज हमारी थी ही नहीं। उल्टा तेरे पे केस लग गया, हम पे झूठा इल्जाम लगाने का। अब तो तुझ पे एक और केस लगेगा, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाने का। हाँ, तो बड़े बड़े केस लगेंगे तुझ पे। कमाल है ना भाई, गांजे की तस्करी करता है, बहन देह व्यवहार करती है। जी जी। आपका क्या लगा हमें अंदर डाल के आप छूट जाएंगे? आपका सच सामने आएगा, आएगा आपका सच सामने। इतनी बेवकूफ हो तुम, अभी तक नहीं समझी? ये जो है ना, ये जो इलाका है ये हमारा है, तो यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। कहाँ लगा तुम्हें कि दहेज का आरोप लगाओगी और हमें फंसा दोगी? तुमसे ज्यादा दाव पेच जानते हैं हम इस कानून के, और अब तुम और तुम्हारा पूरा खानदान इसी 4 दीवारी में सड़ेगा, समझी? पूरी जिंदगी इसी 4 दीवारी में सड़ेगा। चल खाना कहीं नहीं खा रही है? नहीं खाएंगे। खा रही है कि नहीं खा रही है? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम नहीं खाएंगे खाना। हमें मार खा, समझे? समझती नहीं, समझती कि नहीं? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे तो ले भूखी मार। जेल के अंदर ज्योति ने हार नहीं मानी। उसने जेल के अंदर अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी और जेल के बाहर महिला मुक्ति मोर्चा ने। ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कोई इंसाफ मांगने जाए तो उसी पे ही इल्जाम लगा दिया जाए? आप ही बताइए, क्या ये सही कर रहे हैं ये लोग? कब तक आखिर वो सहेगी लड़की? शहर की महिलाएं सड़क पर आ चुकी थी। ज्योति ने जो शुरुआत की थी दहेज के लालचियों को सजा दिलवाने की और अपने भाई को निर्दोष साबित करने की, वो अब एक आंदोलन का रूप लेने लगी थी। और इस आंदोलन में ज्योति का साथ देने के लिए कैलाश और विशाल ने भी लॉकअप में भूख हड़ताल। खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मार मार के मुंह में पाइप डाल के खाना खिलाएंगे। हम मर जाएंगे लेकिन उनका एक खाना भी हम नहीं खाएंगे। अरे तुम क्या, तुम्हारा भूत भी खाना खाएगा? इस आंदोलन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। आखिरकार पुलिस प्रशासन की आंखें खुली और उन्होंने अपने महकमे के इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ
एक ठोस कदम उठाने की ठान ली। वो लड़की बरेजा थाने के अंडर आती है और उसकी गिरफ्तारी भी इसी थाने के अंडर हुई है। लगता है आपने ठीक से इसकी छानबीन नहीं की। सर दरअसल वो मामला धर्मपुरा थाने का था। वहाँ के सब इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा का फोन आया कि उनके इलाके में ज्योति नाम की लड़की चकला चलाती। और सर जब हम और मिश्रा जी वहाँ पर छापा मारने गए तो हमको वहाँ पर 2 दल्ले भी मिले। बस सारा केस फिर हमने उन्हीं के सुपुर्द कर दिया। मैं आपको चार्ज देता हूँ, आप इस केस का पूरा खुलासा कीजिए। जो पावर आपको चाहिए मैं देता हूँ जी। आप चाहें तो धर्मपुर इलाके में भी जाकर आप पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द इस केस की सच्चाई तक पहुंचे। सारा सच उगल दे, समझा? न खाल उधेड़ देंगे, समझे? बताते हैं साहब, बताते हैं। हम तो ज्योति को पहले से नहीं जानते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम कौन हैं। हम तो उनके घर सतवाना देने गए थे ताकि पुलिस आए तो हम वहाँ मौजूद हों। पुलिस आए तो वहाँ मौजूद हो। मुकेश, जैसा कि फाइल में लिखा है कि 5 नवंबर को कैलाश शुक्ला और ज्योति शुक्ला ने बरेजा थाना में सब इंस्पेक्टर रंजीत के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का शिकायत किया था और हमने अपनी तरफ से उनको एक इंक्वायरी नोटिस भेजा था, लेकिन उधर से कोनो भी कार्रवाई नहीं हुई। और फिर 10 नवंबर को ज्योति शुक्ला के भाई विशाल शुक्ला को धर्मपुरा चौक पर पकड़ा गया, जबकि रिपोर्ट में 9:30 बजे ट्रेन पहुंची थी। सर विशाल ने कहा था कि उसी रात को 10 बजे छपरा रेलवे स्टेशन में पहुंचा था, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। और रेलवे के रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसका उस गाड़ी में रिजर्वेशन था सर, और वो सफर कर रहा था जो 9:30 बजे छपरा रेलवे स्टेशन पहुंचनी थी। तो ये जो 4 लोग गवाही दिए हैं कि देखे हैं कि विशाल को धर्मपुरा चौक पर पकड़ा गया, तो फिर क्या किया जाए सर? एक काम करो जी सर। चारों का रख खूब जम के खातिरदारी करो, सारा सच सामने आ जाए। सब आप करते, सब हम बताते हम बताते सब। हमको मिश्रा जी ने बताया था कि जी वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर मिश्रा, जोगिंदर मिश्रा साहब। इंस्पेक्टर जोगिंदर मिश्रा? जी साहब, हम तो उस रात को धर्मपुर चौक में थे भी नहीं साहब। उन्होंने जो बयान देने को कहा हमने वो दे दिया साहब, जहां उन्होंने साइन करने को कहा हमने कर दिया साहब। बोलिए यादव जी, क्यों बुलाया? बैठिए। बोलिए। मिश्रा जी, आप तो गए, नौकरी भी नहीं रहेगी आपकी, जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। आपने विशाल को गांजे के साथ पकड़ा ना, और उसके लिए वो जो 4 गवाह खड़े किए थे वो तो टूट गए। हमको आपसे ये पूछना है मिश्रा जी कि आपने ऐसा किया तो काहे किया ऐसा? यार यादव जी बचा लो यार, वो तो रंजीत के बोलने पे हम करते रहे। उसकी पत्नी के साथ कुछ दिक्कत चल रही थी, इसलिए उसने ये सब किया। मैं तो सिर्फ उसका साथ दे रहा था। इंस्पेक्टर यादव को अब यकीन हो गया था कि ये दहेज उत्पीड़न का ही केस है। अब दहेज न मिलने पर रंजीत ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। मोटरसाइकिल के कागजात, शादी के फोटोग्राफ्स ये साबित करने के लिए काफी थे कि दहेज लिया गया, लेकिन रंजीत चूंकि पुलिस में था इसलिए वो कानूनी दांव पे जानता था, और इसीलिए इंस्पेक्टर यादव को दहेज उत्पीड़न के और सबूतों की आवश्यकता थी। आप लोग सब इंस्पेक्टर रंजीत के पड़ोसी हैं? जी साहब। देखिए, आपसे हम जो भी पूछें सही सही बताइएगा, और डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि उनके परिवार में उनकी पत्नी या उनके और घर वाले कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट और कुछ ऐसा आप लोग जानते हैं? सर हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और पुलिस वाला भी है। अरे तो पुलिस वाले हैं तो क्या कानून खरीद लेंगे? देखिए, आप लोगों से हम कह रहे हैं बेझिझक होकर बताइए, डरने का कोई जरूरत नहीं। अरे कानून आप लोगों के साथ में है, और अगर आप लोग ही पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो पुलिस वाले कैसे किसी गुनाहगार को पकड़ लेंगे? ज्योति शुक्ला के साथ में हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, तो कल आपके अपनों के साथ हो सकता है। फिर साहब, बात यह है कि वो लोग उसे मारते पीटते भी थे, और एक दिन तो उस बेचारी को घर से बाहर भी निकाल दिया था। वो बेचारी तो पूरे दिन और पूरी रात घर से बाहर ही बैठी हुई थी साहब। आप लोग एक काम कीजिए। जी साहब। ये जो आप लोग बयान दिए हैं ना, इसको लिख करके दे दीजिए, ठीक है? ठीक है साहब, और हम खुद बयान दे देंगे। हाँ, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ में। मुकेश, बयान लिखवा लो। कैलाश से मिले सबूतों और पड़ोसियों के बयान के आधार पर
यादव ने रंजीत पर दहेज की मांग करने और दहेज न मिलने पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए आईपीसी की धारा 498A के तहत चार्ज लगाया। सर, आपके घर यादव साहब अपनी पूरी टीम के साथ जाकर सबको अरेस्ट कर लिया और सबको लेके वो बरैया थाने गए। चलो गाड़ी बैठो। अपनी हद में रहो यादव, थाना तुम्हारा नहीं है, समझे? हमको हमारे हाथ बताने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुमको इसी तुम्हारे थाने से पीटते हुए अपने थाने तक ले चलूंगा। ऐसा प्रदर्शनी लगेगा कि जिंदगी भर किसी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो बंद करो। ज्योति की जिद, महिला मुक्ति मोर्चा के आंदोलन और इंस्पेक्टर यादव की कर्तव्य निष्ठा ने रंग दिखाया। अदालत ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में रंजीत तिवारी, हरिओम तिवारी, बिंदु तिवारी और रोशनी तिवारी को सजा सुनाई और साथ ही सब इंस्पेक्टर मिश्रा को रंजीत का साथ देने और रिश्वत मांगने के आरोप में 3 साल की सजा हुई। ज्योति ने अपनी लड़ाई में जीत हासिल की, अपने निर्दोष भाई को मुक्त कराया और आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। सरकारी नौकरी कर रही है और अपने पिता का हाथ बटा रही है। याद रखिए, बेहद जरूरी है कि रंजीत जैसे दहेज के लोभियों, अपनी पावर के नशे में झूमते गुनहगारों को उनकी पहली ही गलती पर रोक दिया जाए, उनके मंसूबों को पनपने ही न दिया जाए। एक आंकड़े के अनुसार सन 2011 में देश भर में दहेज की वजह से 2618 मौतें हुई, 2010 के मुकाबले 2.7% ज्यादा, और इनमें से भी 1413 मौतें सिर्फ बिहार में हुई। याद रखें, दहेज लेना जितना बड़ा गुनाह है, दहेज देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। इस कुप्रथा पर रोक लगाएं, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, खुद सावधान रहिए और पूरे इंडिया को सावधान कीजिए। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया।